हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 5वीं क्लास की हिंदी की किताब रिमझिम का 5वां चैप्टर जहाँ चाह वहाँ रहा। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, इला या इला जैसी कोई लड़की तुम्हारी कक्षा में दाखिला लेती है, एडमिशन लेती है, तो तुम्हारे मन में कौन कौन से प्रश्न उठते। तो आंसर होगा कि यदि इला जैसी कोई लड़की हमारी कक्षा में दाखिला लेगी, एडमिशन लेगी, तो क्या होगा, हमारे मन में निम्नलिखित प्रश्न उठेंगे। जैसे वह खेलती कैसे होगी, खाती कैसे होगी, और कपड़े कैसे पहनती होगी, किताबें कैसे पकड़ती होगी, अपने सारे काम ये खुद कैसे करती होगी। आपका अगला प्रश्न है, इस लेख को पढ़ने के बाद क्या तुम्हारी सोच में कुछ बदलाव आए। तो आंसर होगा हाँ, इस लेख को पढ़ने के बाद हमारी सोच में परिवर्तन आया कि हमें हर अपाहिज को कमज़ोर और लाचार नहीं समझना चाहिए। वे भी हर काम करने में सक्षम होते हैं, क्योंकि ऐसे लोग होते हैं वो भी अपना काम अच्छे से कर लेते हैं। तो सिर्फ उन्हें थोड़ी कोशिश करनी चाहिए और जीवन के प्रति सकारात्मक विचार रखने चाहिए। तो जो ऐसे लोग हैं उनको निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि कोशिश करनी चाहिए और जीवन के प्रति जो सकारात्मक विचार है वो रखने चाहिए। इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हिम्मत हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। मुश्किल के समय में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें तो भगवान ने संपूर्ण बनाया है, अच्छे से बनाया है, फिर हम क्यों हार मान रहे हैं। तो हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। आपका अगला प्रश्न है, यदि इला तुम्हारे विद्यालय में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी आएगी। तो आंसर होगा कि यदि इला हमारे विद्यालय में आएगी, यदि इला हमारे विद्यालय में आएगी तो उसे कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे जल्दी जल्दी लिखना, कोई खेल खेलना, अपना सामान उठाना, सीढ़ियाँ चढ़ना, इस तरह की उसको कुछ परेशानियां हैं वो आ सकती हैं। आपका अगला प्रश्न है, उसे यह परेशानी ना हो इसके लिए अपने विद्यालय में तुम क्या बदलाव सुझा सकती हो। तो जो इला जैसे बच्चे हैं उनको कोई परेशानी ना हो इसके लिए हमें क्या करना होगा स्कूल में। तो इला के बैठने के लिए ऊंची कुर्सी के स्थान पर छोटी कुर्सी रखवाएंगे, और अध्यापकों को लिखवाने के स्थान पर हम कहेंगे कि मौखिक टेस्ट लें, और विद्यालय के जो प्रधानाचार्य हैं उनसे हम कहेंगे कि इला को प्रार्थना सभा में अध्यापिकाओं के साथ खड़े रहने दिया जाए। साथ ही परीक्षा के समय में उसकी सहायता के लिए एक बच्चे को नियुक्त करने का आग्रह करेंगे जो कि इला के स्थान पर लिख सके। तो और भी बहुत सी बातें हैं जो आप लिखना चाहते हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है वो है कि इला के बारे में पढ़कर जैसे भाव तुम्हारे मन में उठ रहे हैं उन्हें इला को चिट्ठी लिखकर बताओ। चिट्ठी की रूपरेखा जो है वो नीचे दी गई है। तो आपको एक चिट्ठी लिखनी है, तो कैसे लिखना है, जो पता है वो लिखेंगे, दिनांक जो तारीख है वो लिखेंगे, कौन सी तारीख में आप लिख रहे हैं। तो पहले हम लिखेंगे अपना एड्रेस और लिखेंगे जो दिनांक है, तारीख है। फिर हम लिखेंगे, प्रिय इला, मैं तुम्हारी जो पीड़ा है, दुख है, दर्द है, उसको देखकर मैं दुख का अनुभव करती हूँ। तुम्हें देखकर हमेशा सोचती हूँ कि तुम्हें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैं सच्चे दिल से तुमसे सहानुभूति और प्रेम रखती हूँ। तुम्हारी हिम्मत की तो तारीफ़ करनी चाहिए। तुमने जो हिम्मत दिखाई है वह बहुत कम लोगों में होती है। ऐसे में तुमने वो कार्य सीख लिया जो अच्छे से अच्छा व्यक्ति नहीं कर सकता। तुम मेरे लिए तो प्रेरणा स्रोत हो। जीवन के प्रति तुम्हारा सकारात्मक व्यवहार और कुछ कर गुजरने की इच्छा मुझे तुम्हारे आगे झुकने पर विवश करती है। मैं तुम्हें अपना मित्र बनाना चाहती हूँ। आशा है कि तुम मुझे अपना मित्र अवश्य बनाओगी। तुम्हारी सखी कविता। आपका अगला प्रश्न है, इला को लेकर स्कूल वाले चिंतित क्यों थे, क्या उनका चिंता करना सही था या नहीं। अपने उत्तर का कारण लिखो। तो स्कूल वाले इला की सुरक्षा और उसके काम करने की जो धीमी गति थी उसको लेकर चिंतित थे। तो स्कूल वालों का चिंता करना सही था, क्योंकि ये जो ऐसे बच्चे होते हैं वो अपनी सुरक्षा स्वयं नहीं कर पाते, और परीक्षा के समय जो ऐसे बच्चे होते हैं वो जल्दी नहीं लिख पाते। तो स्कूल वालों का जो चिंता करना था, स्कूल वालों की जो चिंता थी वो जायज़ थी। आपका अगला प्रश्न है, इला की कशीदाकारी में ख़ास बात क्या थी। तो आंसर होगा कि इला की
कशीदाकारी में ख़ास बात ये थी कि उसकी कशीदाकारी में अनेक प्रांतों की कशीदाकारी की झलक मिलती है, जैसे लखनऊ, बंगाल, काठियावाड़ी, ये सारे जो टाँके थे उसकी कशीदाकारी में दिखाई देते थे। पत्तियों को उसने चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांथा से उभारा था उसने, इसलिए उसने पारंपरिक डिज़ाइनों में नवीनता का मिश्रण किया था। तो इस तरह उसने पारंपरिक जो डिज़ाइनें थी उसमें नवीनता का मिश्रण किया था। आगे आपका जो प्रश्न है वो है सही के आगे सही का निशान लगाओ। इला 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर सकी क्योंकि परीक्षा के लिए उसने अच्छी तरह से तैयारी नहीं की थी, या वह परीक्षा पास करना नहीं चाहती थी, या लिखने की गति धीमी होने के कारण वह प्रश्न पत्र पूरा नहीं कर पाती थी। और अगला है कि उसको पढ़ाई करना कभी अच्छा नहीं लगा। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा इसमें से कि लिखने की गति धीमी होने के कारण वह प्रश्न पत्र जो थे वो पूरे नहीं कर पाती थी। तो इला 10वीं की परीक्षा जो थी वो पास नहीं कर पाई थी क्योंकि लिखने की गति धीमी थी उसकी, तो वो अपना प्रश्न पत्र पूरा नहीं कर पाई थी। आपका अगला प्रश्न है, क्या इला अपने पैर के अंगूठे से कुछ भी करना सीख पाती अगर उसके आसपास के लोग उसके लिए सभी काम स्वयं कर देते और उसको कुछ करने का मौका नहीं देते? तो आसपास के लोग अगर इला का काम कर देते तो इला क्या स्वयं काम कर पाती? तो आपका आंसर होगा अगर इला के आसपास के लोग उसका काम कर देते तो उसे काम करने की इच्छा ही नहीं होती, तो उसको करा कराया काम मिल जाता तो वो काम नहीं करती। इस तरह वह सदैव के लिए हमेशा के लिए क्या होता, दूसरों पर निर्भर हो जाती, डिपेंड हो जाती। आगे चलकर वह कुछ भी सीख नहीं पाती। आपका अगला प्रश्न है, इस पाठ में सिलाई कढ़ाई से संबंधित कई शब्द आए हैं, उनकी सूची बनाओ। अब देखो कि इस पाठ को पढ़कर तुमने कितने नए शब्द सीखे। तो इस पाठ में बहुत से शब्द आए हैं, जैसे कि हमने कौन कौन से शब्द सीखे, पल्लू, टाँके, बेल बूटे, कढ़ाई, कशीदाकारी, सुई पिरोना, रेशमी परिधान। आपका अगला प्रश्न है कि नीचे दी गई सूची में से किन्हीं दो से संबंधित शब्द इकट्ठा करो। तो फुटबॉल से संबंधित जो शब्द हैं वो इकट्ठे करने हैं, बुनाई से संबंधित शब्द जो हैं वो लिखने हैं, और बागवानी से संबंधित जो शब्द हैं वो लिखने हैं, पतंगबाजी से संबंधित जो शब्द हैं वो यहाँ पर आपको लिखने हैं। तो बुनाई का जब हम करते हैं तो हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती है, ऊन चाहिए होते हैं, और सिलाई, फंदे, धागा, नमूने, पिरोना इत्यादि। तो बुनाई से संबंधित जो शब्द हैं वो हैं ऊन, सिलाई, फंदे, धागा, डिजाइन और पिरोना, ये सारी चीज़ें। और पतंगबाजी में हमें जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं तो सद्दी, माजा, पतंग, चरखी, करने देना, उड़ाना, भागना, ये सब होते हैं। बागवानी में रोपाई, खुरपा, पौधा, पानी, खाद, सिंचाई, खोदना, लगाना, उगना इत्यादि। और फुटबॉल में बॉल, जाल, खिलाड़ी, मैदान, खेलना, मारना, दौड़ना, ये सारे शब्द इससे संबंधित हैं। जो आपका अगला प्रश्न है उसमें जो ये टाँके दिए गए हैं उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, वो कैसे बनाए जाते हैं ये देखना है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया। आप इसको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।